हमारे साथ प्रदीप सरदाना जी जुड़े हुए हैं, फिल्म समीक्षक हैं। प्रदीप जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगी। कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज, ये टैगलाइन है इस बार की। और प्रदीप जी, कहीं ना कहीं हम जो कहते थे कि दूसरों पर ताली बजाते थे हम दूसरों की फिल्मों को देखकर, अब दूसरों के फिल्मों पर ताली बजाने का समय खत्म हो गया है, क्योंकि हम अपनी ही स्टोरी लिख रहे हैं, अपनी कहानी आज खुद से लिखने जा रहे हैं वेव्स 2025 के जरिए। बिल्कुल, आपने सही कहा। हालांकि हमारा भारतीय सिनेमा बहुत बरसों से विश्व सिनेमा में अपनी पहचान बना चुका है, अपनी धाक जमा चुका है। 1946 में ही हमारी एक नीचा नगर फिल्म थी जो कि चेतन आनंद ने बनाया था, कामिनी कौशल हीरोइन थी। वो कान फिल्म समारोह में गई और वहाँ उसको सफलता मिली थी। हालांकि उतार चढ़ाव चलते रहे। अब फिर हमारा सिनेमा लोकप्रिय हो रहा है, ऑस्कर में भी जीत रहे हैं और बड़े बड़े समारोह जीत रहे हैं। कान में हमारी बहुत अच्छी उपस्थिति हो रही है। लेकिन ये जो मंच है, एक ऐसा मंच है जो सारी परिकल्पनाओं से परे है। मतलब कोई सोच नहीं सकता था ज़्यादा साल पहले कि एक इतना बड़ा आयोजन हमारे भारत में होगा, क्योंकि ऐसा आयोजन पूरी दुनिया में और कहीं नहीं होता। हॉलीवुड की फिल्म हमारे से बहुत ज़्यादा मशहूर है। आर्ट कल्चर की बात करें तो पेरिस वो बहुत मशहूर है, और बहुत सारे कंट्री हमारे से अपने आर्ट कल्चर में, सिनेमा में बहुत आगे हैं जी। लेकिन ये पहला सम्मेलन है जो मनोरंजन शिखर सम्मेलन जिसको हम बोल सकते हैं वेव्स को, लेकिन जो है इसके अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है कि पूरा विश्व इकट्ठा हो रहा है जी। पूरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्पना है जो उन्होंने सोची थी 2019 में, अब जाके पूरी हो रही है। और एक ऐसा हो रहा है कि इसके बाद जो भारत है वो मनोरंजन जगत में महाशक्ति बन जाएगा। बिल्कुल प्रदीप जी, इस तरह का हुआ है। प्रदीप जी, जिस तरीके से आपने कहा कि 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये विजन क्रिएट किया था और कहा था कि दावोस और कान की तर्ज पर एक ऐसा वैश्विक सम्मेलन शुरू करेंगे, और आज उसका आगाज होने जा रहा है। प्रदीप जी, आप भी इस बात से सहमत हो गए, क्योंकि जो हमारा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का जो पोटेंशियल है वो अब ग्लोबली हम कह सकते हैं कि अब सबके सामने होगा और कहीं ना कहीं लोहा मनवाता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल जी, हमारे पास भारत जो है कहानियों का देश है। शुरू से कहा जाता रहा है, रामायण महाभारत जैसे हमारे ग्रंथ हैं, सब जगह वो रहे, उन्हीं पर फिल्में बनती हैं, उन्हीं पर कहानियाँ बनती रहती हैं, और हमारे यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है। लेकिन क्या है कि टेक्निक इतनी आगे आ गई है कि हम कई बार लगता है कि इस टेक्निक को अगर इसको साथ आगे नहीं बढ़े, इसके साथ कदम ताल नहीं मिलाया तो पीछे रह जाएंगे। टैलेंट बहुत है, लेकिन वो साधन भी हो गए। हालांकि यूट्यूब के माध्यम से, आप किसी भी फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप कोई एक प्रतिभा सामने आ जाती है, लेकिन फिर भी उसको वो नहीं मिल पाता। तो पीएम मोदी का ये सपना है जो हमारा लोकल है वो ग्लोबल बने। तो इससे भी यही है उनका कि जब ये होगा, हालांकि देखिए मैं आपको बताऊं, जब ये जनवरी 2019 के अंदर बॉम्बे के अंदर जब इस तरह का प्रस्ताव आया, जब वहाँ फिल्म म्यूजियम, नेशनल फिल्म म्यूजियम बन रहा था, तो उसमें यह था कि 2 साल में एक बार करेंगे इसको। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरह की तैयारियां की गई हैं और जिस तरह मोदी जी ने अभी भी पीएम ने और इस तरह के हमको संकेत मिल रहे हैं कि ये हर साल शायद इस तरह का आयोजन होगा जिस तरह दावोस होता है या कान होता है। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि आप देखिए इसके अंदर खाली सिनेमा ही नहीं, आप प्रसारण है, चाहे आर्ट है, कल्चर है, हर चीज़ जुड़ जाएगी इसके अंदर। रेडियो है, OTT है, हर चीज़ इस तरह जुड़ रही है कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है कि हम सोच नहीं सकते थे कि इतना बड़ा आयोजन इतने बड़े स्तर पर पहली बार में हो जाएगा। क्योंकि ये पहली बार कोई आयोजन होता है हमारे यहाँ, जैसे नेशनल फिल्म अवार्ड्स है या उससे पहले हमारा जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, जब पहली बार हुआ तो बहुत कम 10-15 देश उसके अंदर आए थे। दोबारा 20-25 देश आए, फिर 50 देश आए। लेकिन आप देखिए इस पहले आयोजन से ही 100 से ज़्यादा देश इसके अंदर हिस्सा ले रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस तरह के आयोजन के लिए। बिल्कुल। यहाँ हमारे साथ प्रदीप सरदाना जी भी जुड़े हुए हैं, आप फिल्म समीक्षक हैं। प्रदीप जी, हमने वो दौर देखा है जब साइलेंट एरा से लेके आज हम उस एरा में हैं जहाँ हम फिल्म्स में AI का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम AVCG का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब यू नेम इट एंड वी हैव इट। तो हम फिल्मों में वो तमाम तरीके के क्रिएटिविटी हो या फिर अपॉर्चुनिटीज़ हो या चैलेंजेस हो, हम उन सबको एक्सेप्ट कर रहे हैं और हम उन सबको आगे बढ़ते हुए लेके आगे जा रहे हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा फिल्में भारत में बनती हैं, बहुत लोकप्रिय फिल्में होती हैं, उनको एक वैश्विक मंच पहुंचाना ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना था। आज विजन को एक्शन मिल रहा है, टेक को टैलेंट मिल रहा है और ड्रीम्स रियलिटी में कन्वर्ट होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए मैं फिल्म इंडस्ट्री को पिछले लगभग 50 वर्षों से देख रहा हूँ और इतने पुराने निर्माताओं से व्यक्तिगत रूप से मिला हूँ, चाहे शांताराम जी हो, तारचंद बड़जातिया हो, संगीतकार अनिल विश्वास हो, कैफी आज बहुत पुराने से लोग, किशोर कुमार, हर फील्ड के लोग, लता जी, सबसे मिला हूँ। तो मैंने देखा जिस तरह तेज़ी से बदलाव अब हो रहा है वो बड़ा चमत्कारी ढंग से है। क्योंकि सिनेमा हर 10 साल बाद बदलता है, हर 10 साल बाद कंटेंट बदल जाते हैं, हर 10 साल बाद
उसकी जो टेक्निक है वो बदल जाती है, वो सब बदल रही है साथ साथ। लेकिन अब क्या है कि इतना करने के बाद भी हम सबसे ज़्यादा फिल्में बनाते हैं, लेकिन उसके बाद भी हॉलीवुड का मुकाबला नहीं कर पाते। हॉलीवुड हमसे आगे चलता है, कमाई के मामले में भी जितनी फिल्में उनकी आगे चलती हैं, हमारी कुछ नहीं चल पाती। उनकी फिल्में हमारे आकर लगती हैं तो हमारी फिल्मों से ज़्यादा बिजनेस करती हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उस तरह के फाइनेंसेस हमारे को नहीं मिल पाते, उतने निवेशक नहीं मिल पाते, उस तरह की टेक्निक नहीं मिल पाती। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है ये संवाद स्थापित करेगा मीडिया में भी और एंटरटेनमेंट में भी। जब दोनों में संवाद होंगे, उनको निवेशक बताएंगे हम आपकी फिल्म को इस तरह फाइनेंस कर सकते हैं, आपके प्रोजेक्ट को ऐसे कर सकते हैं, आपके गीत को ऐसे कर सकते हैं, आपके OTT प्रोजेक्ट को ऐसे कर सकते हैं। जो नए लोग नई नई तरह की खोज कर रहे हैं वो सब इसमें है कि आप खाली ये नहीं है कोई किसी नई खोज की कि आप ये देखिए यहाँ बैठे बैठे आप ये कर सकते हैं, तो अच्छा ही ठीक है। या पुराने लोग जब दुनिया में नहीं रहे, बड़े बड़े क्रांतिकारी लोग, बड़े बड़े नेता या बड़े बड़े और ऐतिहासिक पुरुष, आप उनसे कैसे बात कर सकते हैं, उनकी आवाज़ में कैसे बात कर सकते हैं। इस तरह तक के जो प्रोजेक्ट हैं इसके अंदर आए हैं। तो ये सब चीज़ें आने से ये ऐसा हो जाएगा कि हम लोग जो है हमारा जो अभी हम दूसरों को कहते हैं जी हॉलीवुड बहुत बड़ा है, तो वो दिन दूर नहीं लगता मुझे जब हमारा जो इंडियन सिनेमा है वो सबसे आगे पहुंच सकता है, अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो। जी ये बिल्कुल। बहुत बड़ी बात है कि आप हॉलीवुड का मुकाबला करने की स्थिति में हैं। खाली एक बड़े निर्माता के बहुत सारी फिल्में बनाते हैं, संख्या से नहीं, हमारी क्वांटिटी नहीं क्वालिटी जो है वो भी इम्प्रूव हो, तो वो तभी होगी जब हम पूरे वैश्विक मंच पर हमारा सिनेमा पहुंचेगा, लोग हमारी प्रतिभा को देखेंगे और जानेंगे यहाँ टैलेंट है, इनको अगर ये सहायता दी जाए या इस तरह की इनको टेक्निक दी जाए या इस तरह विचार किए जाए। हालांकि कई मामले में हमारी टेक्निक बहुत आगे है, तो हमारी जो टेक्निक है वो भी और जगह पहुंच सकेंगी और जो दूसरों की वही पहुंच सकेगी। संवाद जो है उसके माध्यम से मीडिया एंटरटेनमेंट दोनों जो जगत है इनकी तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। बिल्कुल, तस्वीर जो है बदलती हुई नजर आएगी। और खासतौर प्रदीप जी अगर देखा जाए कहीं ना कहीं युवाओं पर बड़ा फोकस रहता है, और यहाँ जब हम बात कर रहे हैं जैसा आपने कहा कि सिनेमा जो है बदलता रहता है, लेकिन इस सिनेमा में एक जो बड़ा बदलाव है वो युवा ला सकते हैं। और जैसे कि जिस तकनीक की अभी हम बात कर रहे थे, फिर चाहे AI की बात की जाए, स्पेशल इफेक्ट्स की बात की जाए, किस तरीके से आपको लगता है कि कितना बड़ा बदलाव जो है वो वैश्विक स्तर पर नज़र आएगा? क्योंकि पहले हम देखते थे कि हमारे जो खासतौर से टारगेट ऑडियंस जिसे हम कहते हैं कि हमारे देश में जो लोग पसंद कर रहे हैं इसको, लेकिन अब अगर जब हम देखते हैं तो पूरा शायद विश्व है। बिल्कुल, युवाओं का हमेशा सिनेमा में बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप देखिए राज कपूर, देखिए वो 24 साल की उम्र में इतने बड़े फिल्मकार बन गए थे शुरू से ही। सूरज बड़ियातिया को लें, करण जौहर को लें, इस तरह ऐसे कितने ही राज कपूर, करण जौहर और सब इतने लोग पूरे देश में फैले हुए हैं, लेकिन वो सामने नहीं आ पाते क्योंकि वो कोई किसी कारण से आया, उनके पिता की सपोर्ट मिल गई, हालांकि अपने बल पर ही राज कपूर आगे बढ़े। लेकिन इस तरह करण जौहर है, उनको भी अपने पिता का सपोर्ट मिला, सूरज बड़ियातिया को भी राज बड़ियातिया का सपोर्ट मिला। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जिनको कोई सपोर्ट नहीं मिल पाता। हमारे यहाँ कंटेंट की कोई कमी नहीं है। हम जिस तरह भी रामायण की बात कर रहे थे, देखिए रामायण 1987 में दूरदर्शन पर टेलीकास्ट हुआ, अब आप उसको आज भी देखते तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन टेक्निक के मामले में देखें तो आप देखिए तीर निकलता था, वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, सामने दूसरा तीर चलता आ रहा है, चलता आ रहा है। वो टेक्निक थी, क्योंकि और इस तरह की टेक्निक नहीं थी जो हॉलीवुड तब ले चुका था या हमारे अब आ चुकी है। तो ये सब जो टैलेंट, जो टेक्निक आई है, वो अगर उस कंटेंट को मिल जाए, उस कॉन्सेप्ट को मिल जाए, तो हमारे जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। युवाओं में इतना टैलेंट है। आज आप देखिए किसी भी जो अपने घर में भी देखता हूँ, बाहर भी देखता हूँ, इतने युवाओं से मिलता हूँ, पढ़ाने जाता हूँ यूनिवर्सिटी के अंदर जर्नलिज्म में या और इस तरह की क्लासेज में, युवाओं में इतना जोश है, इतना उत्साह है, इतनी कल्पना है, इतने आइडियाज है उनके पास कि लगता है कहीं कुछ कमी नहीं है। ये सब एक साथ अगर बाहर आ गया तो एकदम क्या निकलेगा, कहाँ का पहुँच जाएगा, पूरा भारत कैसे पहुँच जाएगा। कि युवाओं के पास निश्चय ही बहुत बड़ा टैलेंट है और उनको सिर्फ सपोर्ट की ज़रूरत है। थोड़ा सपोर्ट पाकर IIT में भी देखते हैं, आप देखिए कोई प्रोजेक्ट होता है, उनको क्यों हिम्मत मिल पाती है? क्योंकि उनको संस्थान का सहयोग मिलता है। लेकिन जो जगह जगह प्रतिभा फैली हुई है, जो इस तरह के संस्थान में, पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में नहीं पहुँच पाए, IIT में नहीं पहुँच पाई, और जगह नहीं पहुँच पाए, वो अब बिना वहाँ संस्थान में जाए हुए अपनी जो प्रतिभा है उसको पूरे जग के सामने, पूरे विश्व के सामने ला सकेंगे। ये इसका जो प्लेटफॉर्म है, ये सबसे बड़ी बात है। और पूरी देखिए फिल्म इंडस्ट्री का सहयोग मिल रहा है इसको, जो है साउथ से भी हमारे बड़े बड़े दिग्गज है इस समारोह में पहुंच रहे हैं। हमारे जो एडवाइजर हैं जो इस कमेटी के अंदर, वेब्स के अंदर, वो बहुत बड़े बड़े हैं। आप देखिए सुंदर पिचई हैं, वो यहाँ आ रहे हैं, सत्य नडेला वो आ रहे हैं, आनंद महेंद्रा है वो आ रहे हैं, टी सीरीज के भूषण कुमार, सब लोग सहयोग देने को तैयार बैठे हुए हैं। क्योंकि कभी सब लोग सोच रहे थे काश कभी ऐसे हो
कि हमारे यहाँ सभी लोग एक मंच पे इकट्ठे हों। बिल्कुल, इससे पहले काश कहीं कभी कुछ नहीं हुआ। ऐसा हो, ये सोचा था कभी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार के इस विजन से ये साकार होता हुआ नजर आ रहा है। संकल्प से सिद्धि तक का जो सफर है वो आज वेव्स 2025 की जो अनूठी पहल है उससे शुरू हो रहा है। लेकिन खासतौर से प्रदीप जी, अगर पूरी इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं, मीडिया और एंटरटेनमेंट को जब देखते हैं, कितनी बड़ी ये इंडस्ट्री है और किस तरह की संभावना है, अगर हम खासतौर से जब बिजनेस की बात कर रहे हैं, किस तरीके का लाभ भारत को मिलेगा इससे? ये भारत को बहुत कई तरह से लाभ मिलेगा। जिस तरह मैंने बताया आपको कि मीडिया और एंटरटेनमेंट में तो ये वर्ल्ड पावर बनेगा ही बनेगा, महाशक्ति बनेगा। इसके अलावा जो हमारा जो विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का जो योजना है, जिसकी तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं, उसमें भी ये बहुत बड़ा योगदान करेगा। कि आप देखिए, जब इतना बड़ा इन्वेस्ट आएगा, इतने बड़े प्रोजेक्ट बनेंगे, इतने लोग यहाँ आएंगे, इतने लोग जुड़ेंगे, तो ये कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। तो इससे ये बहुत बड़ा भारत को हर तरह से फ़ायदा होने वाला है। और खाली जिस तरह अभी जया बता रही थी, कंसर्ट बहुत अच्छे हैं। इसमें आप देखिए खाली सिनेमा ही नहीं है, किरवानी और या रहमान, श्रेया घोषाल, ये सब लोग तो कर ही रहे हैं इस तरह के बहुत बड़े बड़े। साथ में जो विश्वमोहन भट्ट है, उनका भी कार्यक्रम है, आप देखिए, मतलब माल्य अवस्थी है, उनका भी है, रोनी मजूमदार है, उनका भी है। मतलब क्लासिकल फील्ड के अंदर भी, संगीत के अंदर भी, डांस में भी सभी तरह की परफॉर्मेंस यहाँ होगी। और जब ये हमारी प्रतिभा बाहर के लोग देखेंगे या इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, चैनल्स के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और जगह पहुंचेगी, तो ये जो एक्सचेंज है ये भी होगा, सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होगा। तो इससे क्या है कि हमारी जो प्रतिभा है वो इस माध्यम से भी मंच भी उनको मिलेगा। कोई खाली प्रोजेक्ट बना रहा है, खाली वो नहीं, आप जो देखिए परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी प्रतिभा को जब देखेंगे, उनको पसंद करेंगे, तो वो भी आगे विदेशों में अलग अलग जगह जाके अपनी परफॉर्मेंस करेंगे। तो ये भी एक अलग तरह की चीज़ है। आप ये देखिए, हमारे यहाँ जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है वो 1950 में शुरू हुए। उसके बाद हमारे इंटरनेशनल जो ट्रेड फेयर लगता है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, वो 1972 में शुरू हुआ। और ये जो प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर तो बहुत कुछ है, ये सब तो है ही है। आप सब चीज़ है, मतलब आप कान की बात करते हैं तो वहाँ ठीक है, फिल्म फेस्टिवल होते हैं और बहुत सारे कंट्री में भी होते हैं। वहाँ पेरिस के अंदर जो है आर्ट कल्चर को लेकर भी अलग अलग बहुत से प्रोग्राम होते हैं। या जिस तरह हम दावोस की बात कर रहे थे स्विट्जरलैंड में, वो भी इतना बड़ा है, हमारे प्रधानमंत्री भी वहाँ जा चुके हैं। अभी जनवरी में अश्विनी वैष्णव जी भी गए थे, वो भी अर्थ जगत का बहुत बड़ा प्रोग्राम है। तो इसके अंदर तो सब कुछ को मिला दें, उसके बाद भी इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि आप 4 दिन के अंदर इसको पूरी तरह ना देख सकते हैं, ना समझ सकते हैं। बस इसकी जो गहराई है उसको जानने में, परखने में बहुत लंबा समय लगेगा। हालांकि देखिए, बड़े बड़े दिग्गज आ रहे हैं, देख रहे हैं, सब जुड़ रहे हैं, सब लोग पूरी तरह अपना सहयोग दे रहे हैं। पीएम से भी जो है मीटिंग हो चुकी है इसको लेकर, किस तरह की आज भी उनकी मीटिंग होने वाली है, जितने भी मुकेश अंबानी इस तरह बड़े बड़े लोग हैं, कि किस तरह इसको और दायरा इसका बढ़ाया जाए, किस तरह इसका लाभ हो और किस तरह जो पूरी तरह सार्थक हो, खाली कागजों में ना रह जाए या खाली ये 4 दिन का एक समारोह बनकर ना रह जाए। एक ऐसा सम्मेलन नहीं 4 दिन हुआ उसके बाद फिर भूल गए, अरे हो गया था ठीक है, फिर जब अगली होली आएगी, अगली दिवाली आएगी तब बात करेंगे। लेकिन नहीं, ये इस तरह सिलसिला है कि आगे भी लगातार चलता रहेगा और भारत जो है निश्चय ही इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरे विश्व में अपनी जय जयकार करेगा। बिल्कुल, ये कारवां जो आज शुरू होने जा रहा है वो कारवां आगे भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि आज से भारत शुरुआत कर रहा है वेव्स 2025 की, जहां लग रहा है 1 से 4 मई तक क्रिएटिविटी का महाकोशिश कर रहा है। प्रदीप जी, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, यहाँ फिल्मों के साथ साथ हम बात कर रहे हैं OTT की भी, एक नया क्षेत्र जहाँ तमाम असीम संभावनाएं हैं। साथ ही साथ कई लोग इसके रेगुलेशन की बात भी करते हुए आ रहे हैं। आज OTT से कई बड़े प्रतिनिधि, फिर चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, अमेजन प्राइम हो, सोनी पिक्चर्स हो, इस तमाम प्रतिष्ठित संगठनों के भी प्रतिनिधि इस मंच पर मौजूद होंगे। क्या भारत यहां से कोई संदेश इन OTT प्लेटफॉर्म्स को देने के लिए तैयार है, और OTT से हम और क्या संभावनाएं एंटरटेनमेंट के जरिए या फिर समाज के प्रति एक संदेश पहुंचाने के जरिए एक मंच के रूप में इसको यूटिलाइज कर सकते हैं? देखिए, OTT बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ इस समय एक माध्यम बन चुका है, और क्योंकि वो घर घर पहुंच रहा है, मोबाइल में उपलब्ध है, सब जगह उपलब्ध है, और कुछ नए कंटेंट दे रहा है, कुछ बोल्ड कंटेंट दे रहा है, तो लोगों को पसंद आ रहा है। हालांकि भारत सरकार इस तरह के बोल्ड या जो अलग तरह के कंटेंट आते हैं उन पर ऑब्जेक्शन लगाती रहती है और बहुत सारी चीज़ों को रोका भी है, और टाइमिंग भी कुछ सेट्स की गई है काफ़ी चीज़ों के लिए लेकर।
लेकिन ये जो OTT प्लेटफॉर्म है, दूरदर्शन ने भी जैसे अपना, प्रसार भारती का अपना वेव्स नाम से ही नवंबर के अंदर OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ है। इसमें भी कई नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं और आगे इसकी भी बहुत संभावना है। और इसके बाद जो है ये प्लेटफॉर्म भी मैं समझता हूँ वेव जो दूरदर्शन का है ये भी आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि आप देखिए दूरदर्शन ने सबसे पहले क्रांति की। मैंने आपको बता दूं कि मैंने ही दूरदर्शन में सबसे पहले टेलीविजन पे इंडिया में पत्रकारिता शुरू करने वाला मैं पहला व्यक्ति हूँ। इसलिए मैं शुरू से देख रहा हूँ, जब पहले सीरियल हम लोग आते थे, बुनियाद आते थे, या उससे पहले लड्डू सिंह टैक्सी वाला, रेलवे प्लेटफॉर्म, इस तरह के टैक्सी पहले 16 mm में बनते थे सीरियल। जो सबसे पहले लड्डू सिंह टैक्सी वाला बना, रेलवे प्लेटफॉर्म बना, वो 16 mm के प्लेटफॉर्म में बना। बाद में ही हम लोग से, बुनियाद से, उससे पहले दादी माँ जागी, इस तरह के दूरदर्शन ने दिखाए, बीवी नातियों वाले दिखाए, तो ये सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए। फिर रामायण, महाभारत और इन्होंने तो एकदम बिल्कुल सब कुछ बदल के रख दिया। आज तक ये बहुत ज़्यादा आगे है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि समय के साथ हर चीज़ बदलती रहती है, सिनेमा भी बदलता रहता है। सिनेमा भी पहले सिंगल स्क्रीन सिनेमा बनता था जो बहुत अलग तरह के लोग देखते थे। अब 2 तरह के सिनेमा बनने लगे हैं, जो कुछ मल्टीप्लेक्स में चलते हैं, कुछ सिंगल स्क्रीन पे चलते हैं। लोगों कुछ ऐसे जो सब जगह या गाँवों में और छोटे कस्बों में पसंद किया जाता है, और कुछ ऐसे सिनेमा जो सिर्फ मल्टीप्लेक्स में चलते हैं। अब जैसे अभी सनी देओल की फिल्म आई जाट, वो आप देखिए सिंगल स्क्रीन पर चल रही है लेकिन मल्टीप्लेक्स पे नहीं चल रही। तो इस तरह के हमारे जो तो OTT फिल्म जो है वो एक अलग तरह का प्लेटफॉर्म आया है, एक नई क्रांति है और आगे इसकी बहुत संभावना है। इसमें बहुत कंटेंट अलग तरह के आते हैं, हालांकि इसका भी बहुत जो कैनवास है बहुत बड़ा हो गया है। पहले छोटे रूप में शुरुआत हुई, लोगों ने अपने मोबाइल से छोटी छोटी फिल्म बनाई, छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाए, 5-6 एपिसोड बनाए, 3-4 बनाए, लेकिन अब ये भी बहुत बड़ा हो गया है। इसके अंदर बड़े बड़े जो हमारे प्लेयर्स हैं वो इसके अंदर जुड़ गए हर तरह से, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे इसको दिखाने वाले हों, सब लोग जुड़ चुके हैं। हर बड़ा बड़ा प्रोड्यूसर, डायरेक्टर OTT प्लेटफॉर्म पे आ चुका है। तो जब ये यहाँ आएगा तो यहाँ से भी जाहिर है अब ये OTT कंटेंट जो हमारे हैं, जैसे मैं आपको बताया, हमारे यहाँ कंटेंट और कंसेप्ट दोनों बहुत बेहतर है। तो जब ये चीज़ें यहाँ जाएंगी, अभी भी हालांकि OTT सब जगह मौजूद है, उसके लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं है, सब जगह देखा जा सकता है। ज़्यादातर कंट्री में हमारे इस तरह के जो OTT चीज़ें हैं वो देखी जा रही हैं। लेकिन अब प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने बैठेंगे, उन लोगों से बात करेंगे, देखेंगे, तो जो भी जिस तरह आपको अलग चीज़ें बताया, जैसे अभी जया बता रही थी, हालांकि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है वो, लेकिन मैं बता दूँ कि वो अनफॉर्चुनेटली वो जो वीर सावरकर वाला जो प्रोजेक्ट बनाया उसने, वो फाइनली जो 70-50 जो चुने गए हैं उसमें नहीं आ पाया। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था लेकिन वो रह गया, क्योंकि इतनी प्रतिभा है, एक से एक नए प्रोजेक्ट हैं कि जजेस को भी मुश्किल हो जाती है कौन सा फाइनल करें कौन सा ना करें। लेकिन वो अंडमान में वहाँ पर देखा जा सकेगा म्यूजियम में, वहाँ तो वो चलेगा। लेकिन जो आज जो 750 जो चुने गए हैं इसके लिए, जो 60 देशों से 32 प्रतियोगिताएं हुई थी उसमें चुने गए, उसमें वो अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाया है। लेकिन इतना, वो मेरा कहने का मतलब, ये इतनी टैलेंट है, इतनी चीज़ें हैं कि इतना अच्छा होगा, उसमें से बहुत अच्छा निकल कर आएगा, उसको चुनने के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएंगी। इस तरह OTT में भी अच्छा कंटेंट जा रहा है प्रदीप जी, जहां से अमृत निकल कर आने वाला है। ये 4 दिनों का जो क्रिएटिविटी का महाकुंभ है ना, इसमें से वो अमृत रस निकल कर आने वाला है। अभी प्रदीप जी जहां कि एक देश के रूप में हमारा विकास होने वाला है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन है 2047 तक विकसित भारत का दृष्टिकोण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखते हैं। ऐसे में वेव समिट उस दृष्टिकोण के लिहाज से अहम कदम माना जा रहा है, क्योंकि हम रचनात्मकता की इंडस्ट्री में एक सुदृढ़ीकरण ला रहे हैं, उत्कृष्ट प्रतिभा सामने लेकर आ रहे हैं, नवाचार लेकर आ रहे हैं, नवोन्मेष लेकर आ रहे हैं। ऐसे में जो तमाम सेक्टर्स हैं उनको साथ लाके हम विकसित भारत के दृष्टिकोण में आत्मनिर्भर भारत के सपने को और मजबूत बनाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आप देखिए अर्थव्यवस्था की दौड़ बढ़ेगा, हमारे जो कंटेंट है वो दुनिया में पहुंचेगा, नई नई प्रतिभा सामने आएंगी, इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। आप ये देखिए ना, जो लोग नौकरी की तलाश में जा रहे हैं उनको लगे जब अपना प्रोजेक्ट बनाकर इतना नाम धाम कमा सकता हूँ, एक मेरे को पहले की तरह कोई एफर्ट्स नहीं करने पड़ रहे, मुझे फाइनेंस जुटाने के लिए इतना सब कुछ नहीं करना पड़ रहा, तो वो तो ये करेगा। आप देखिए कि घर घर के अंदर आप देखिए टैलेंट के जो लोग हैं सामने आएंगे। हर शहर से आप सुनेंगे कि उस शहर से ये 5 लोग इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उस शहर से 4 लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया, कोई संगीत में आगे गया, कोई प्रिंट मीडिया में गया, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में गया, किसी ने कोई सीरियल बनाया, किसी। आप पहले ये सब चीज़ें कंटेंट आप देखिए, अब जिस तरह मैं बताया कि हमारे इतने कंटेंट हैं, अलग अलग कोई कमी नहीं है, कहानियों का देश है। जैसे आपको बताया रामायण पहले बनी, महाभारत बनी, पहली बार जो है दूरदर्शन ने जो हमारी आध्यात्मिक और धार्मिक कथाएं थी वो सामने लाई। बाद में धीरज कुमार ने ओम नमः शिवाय बनाया, बहुत अच्छा सीरियल, रामानंद सागर ने और बहुत से सीरियल बनाए। ऐतिहासिक सीरियल की बात बनाया तो स्वतंत्रता जो हमारा इतिहास था स्वतंत्रता का, वो भी दूरदर्शन के माध्यम से आगे पहुंचा।
जिनकी धीरज कुमार की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा गए वो लोग बनाया पहली बार दूरदर्शन पे। तो इस तरह की चीज़ें बाद में तो बहुत महाराणा प्रताप पे सीरियल बना और बहुत सारे हमारे पे सीरियल बनते रहे, और जो निजी चैनल है वो भी सब बना रहे हैं। तो इससे क्या है कि हमारी जो कहानियाँ छुपी हुई हैं, बहुत सारे भूले बिसरे क्रांतिकारी हैं, बहुत से भूले बिसरे वाले लोग हैं जो कभी कभी हम देखते हैं फिल्म आई, उसके फिल्म आ गई और जो माझी फिल्म आ गई, ये आ गई, उसकी ये कहानी थी या उसकी ये कहानी थी। कितनी कहानियाँ, इवन जो बड़े बड़े लोग हैं, अब धोनी की कहानी, धोनी फिल्म नहीं आती या मिल्खा सिंह नहीं आती तो आम आदमी को पता ही लगती। तो क्योंकि अब वो बहुत मुश्किल था, इस तरह के सब्जेक्ट पसंद नहीं किए जाते थे, लोग बड़ा रिस्क लेते थे, कैसे करें कैसे ना करें, फाइनेंस मिलेगा नहीं मिलेगा, थिएटर मिलेंगे नहीं मिलेगा, तो लोग डरते थे इस तरह के काम करने से। बहुत सोच समझ के सामने आते थे, अरे भी फिल्म पता नहीं चल पाएगी नहीं चल पाएगी। अब भी ऐसे कई बार होता है, लेकिन जब इतने प्लेटफॉर्म एक साथ हो जाएंगे, जगह जगह चीज़ें मिलेंगी, तो उससे क्या है कि नए नए कंटेंट आएंगे और लोग कोई भी अच्छी कहानी मिलेगी, आप चाहे इसकी अपनी लिखी हुई हो या कोई पुरानी रियल लाइफ स्टोरी हो, जिस तरह बायोपिक बनाते हैं, तो वो ऐसी बायोपिक भी बहुत सामने आएंगी। उससे और लोग सामने आएंगे जो हम भूले बिसरे हैं, उनकी कथाएं लोगों को पता लगेगी, उनके बलिदान पता लगेंगे, उनके योगदान पता लगेंगे, वो किस तरह महान थे, ये सब पता लगेगा। तो ये प्लेटफॉर्म जो है इतना बड़ा होने जा रहा है कि हर क्षेत्र में, हम प्रसारण की बात करें, चाहे वो प्रिंट मीडिया की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, संगीत की बात करें, डिजिटल की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें, सबको कहीं ना कहीं ये जोड़ रहा है, बहुत पूरी तरह जोड़ रहा है। खाली खाना पूर्ति के लिए भी लिस्ट बन गई बहुत बड़ी, इसके अंदर जो है 50 नाम जोड़ गए, ऐसा नहीं है। हर जो भी नाम जोड़ा जा रहा है, चाहे वो एनिमेशन की बात करते हैं, इसके अंदर 4 खंड बनाए गए मुख्यतः। जो है पहले सबसे पहले प्रसारण है, जिसके अंदर ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट आ गया, टेलीविजन आ गया, रेडियो आ गया, पॉडकास्ट आ गया, संगीत आ गया, प्रिंट मीडिया आ गया। उसके बाद इसके अंदर एक एनिमेशन, विजुअल्स और इस तरह का बना है AVGC करके, जिसमें गेमिंग, कॉमिक वो सब आ गए हैं। उसके बाद डिजिटल आया है, डिजिटल के अंदर ये सब OTT प्लेटफॉर्म भी आ गया। उसके अलावा जो और जो हमारे जितने भी तरह की सोशल मीडिया वो भी आ गया। उसके बाद जो चौथा है वो सिनेमा है। उस सिनेमा के अंदर भी एनिमेशन फिल्म भी है, डॉक्यूमेंट्री भी है, शॉर्ट फिल्म भी है, और हमारा जो भारत का इतिहास है, सिनेमा का इतिहास है। मोदी जी, मुझे याद आ रहा है जब यहाँ गए थे बॉम्बे, जहाँ इन्होंने इस चीज़ का जो बीज पड़ा, जहाँ इसका पौधा पड़ा, जहाँ इसकी सोच सबसे पहले आई वेव्स की, तो वहाँ भी उन्होंने कहा था कि हमारा जो फिल्म इतिहास है, हमारी काफ़ी सारी फिल्में नहीं मिल रही, कि प्रिंट नहीं मिलते, तो लोगों को जानना चाहिए कि 25 साल पहले हमारा कैसी फिल्में थी। जैसे हम आज यहाँ बैठा हूँ तो मैं याद करता हूँ कि रामानंद सागर अपनी कहानी बताते थे, सीरियल बनाने में कितनी दिक्कत आई, वी शांताराम बताते थे, देवानंद साहब बताते थे, मनोज कुमार जी बताते थे कि मैंने वो फिल्म बनाई शोर तो कितनी दिक्कत आई, रोटी कपड़ा बनाई तो कैसी दिक्कत आई, उपकार में कैसी दिक्कत आई। तो वो सब चीज़ें लोगों को पता लगनी चाहिए, तो वो भी अब इससे पता लगेंगी, क्योंकि जो सिनेमा का सेक्शन है उसके अंदर फिल्म इतिहास को दुनिया को बताने का, फिल्म इतिहास को संजोने का वो सेक्शन भी इसके अंदर है, तो वो भी इससे माध्यम से आएगा। वाली है यहाँ प्रदीप जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी कि जहाँ ग्लोबल एंटरटेनमेंट से भारत को किनारा कभी रखा जाता था, आज वही भारत करीब करीब 100 देशों की मेज़बानी कर रहा है और सभी के निमंत्रण पर ये देश के प्रतिनिधि भी यहाँ आ रहे हैं। कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में भारत इन सभी देशों का, इस एंटरटेनमेंट का नेतृत्व करता हुआ नजर आएगा। अरे बिल्कुल, जैसे हमने बताया था कि फिल्में तो हमारी पहुँच रही हैं, अभी भी हमारी जो फिल्में हैं करीब 135 से 150 देशों में दिखाई जाती हैं, लेकिन क्या है कि वो सारी फिल्में वहाँ पहुँच नहीं पाती, कई दब जाती हैं, कई राजनीति का शिकार हो जाती है कि फिल्मों जो प्रोड्यूसर्स हैं उस पर भी अपनी वो है। जब आपकी फिल्म हमारी ऑस्कर के लिए जाती है उसमें भी काफ़ी हर बार कोई ना कोई विवाद होता है कि इसको जाना था उसको जाना था। तो लेकिन अब क्या है कि वो प्लेटफॉर्म तो रहेंगे, तो पहले जा रही थी वो सब रहेंगी, चलते रहेंगे। लेकिन जब हमारा सिनेमा और ज़्यादा लोकप्रिय होगा, हमारी फिल्में और अच्छी मजबूत बनेंगी, उनके कंटेंट अच्छे बनेंगे और क्लासिक फिल्में बनेंगी इस तरह की आगे भी, जो आगे चल के क्लासिक कलाएँ, जिस तरह की हमारी मदर इंडिया, मुगल आजम, शोले, इस तरह की फिल्में रही हैं। आप ये देखिए कि 1951 में हमारे यहाँ आवारा बनी राज कपूर की, इतनी सुपर डुपर हिट फिल्म जी, लेकिन रशिया में कब पहुंची? 2 साल बाद 1953 में। लेकिन जब वहाँ पहुंची तो आज तक उस फिल्म की वहाँ गूंज है। आज भी राज कपूर को लोग आवारा से याद करते हैं, उनके पूरे परिवार को याद करते हैं, उस फिल्म को याद करते हैं, मुकेश को याद करते हैं। तो ये हमारे उसी कंटेंट की ताकत है कि उसको हालांकि पहुंचने में पहले 2 साल लग जाते थे, 3 साल लग जाते थे, कई बार पहुंच ही नहीं पाती थी और बहुत कम देशों में पहुंच पाती थी। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे दायरे बढ़ते जा रहे हैं तो हमारी फिल्में पहुंच तो रही हैं। लेकिन अब इससे क्या होगा कि सब वो लोग यहाँ आ रहे हैं जिन्होंने नहीं भी जाना। मान लो एक देश के अंदर हमारे वहाँ के जो वितरक हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या एग्जीबिटर्स हैं, वो वहाँ के 5 लोग हमारी फिल्मों को जानते हैं, बाकी सोचते हैं यार पता नहीं चलेगी नहीं चलेगी, लाए या ना लाए, दिखाए ना दिखाए। लेकिन अब यहाँ आएंगे, जब यहाँ देखेंगे इतना टैलेंट है, इतनी अच्छी अच्छी फिल्में हैं, हमारे यहाँ क्लासिक फिल्में भी दिखाई जाएंगी, इसके अंदर एनिमेशन फिल्में भी दिखाई जा रही है वेब्स के अंदर, आप सबको जोड़ा जा रहा है। मतलब आप देखिए पूरी इंडस्ट्री को जब यहाँ देखेंगे,
आप देखिए अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, मिथुन चक्रवर्ती, एकता कपूर, पूरी लाइन लगी हुई इंडस्ट्री, अनुपम खेर, इतने लोग एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे जब पूरी दुनिया देखेगी तो हमारे जानते वो अपने आप चौंकेगी जब इतने लोग एक साथ इतना अपना कीमती समय छोड़ के यहाँ पहुँच रहे हैं। मुकेश अंबानी जैसे लोग बड़े बड़े इंडस्ट्रियल पहुँच रहे हैं, अपना विदेशों से लोग आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं, सब लोग इतने बड़े बड़े जो उनके प्लेटफॉर्म है वो लोग आ रहे हैं, तो वो देखेंगे जब ये सब है तो कुछ तो दम है ना, तभी तो सब इतने आ रहे हैं, ये कंटेंट तभी तो सभी को अच्छा लगा। तो यहाँ के लोगों को तो प्रभावित करेगा, जो नई प्रतिभा आ रही है उनको भी उत्साह आएगा कि अरे एक साथ मेरे बात को लोग सुन रहे हैं। अभी राउंड टेबल पर जब पीएम अगर बात करेंगे सब लोगों से तब वो आज ही कुछ ना कुछ बड़े फैसले कर लेंगे, आप देखना। और कई चीज़ें सामने उभर कर आएंगी कि आने वाले दिनों में क्या होगा, ये रेगुलर चलेगा, साल में होगा, 2 साल बाद होगा, और पूरे साल जो इसका सिलसिला चलना है किस तरह ये लगातार निरंतर जारी रहे, ये धारा अविरल बहती रहे, तो इस सब की बातें भी आज काफ़ी हद तक सामने आ जाएंगी। तो इससे निश्चय ही जो है हमारा देश जो है बहुत आगे पहुंचेगा। बहुत सारी संभावनाएं हर तरह से, जैसे मैं आपको बताया, और हर चीज़ में आप देखिए हम यहाँ बैठते हैं तो कई बार बात करते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स की, वाशिंगटन टाइम्स की, उस अखबार की, वहाँ की, लेकिन अब ये जो हमारा जो प्रिंट मीडिया भी है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी है, ये सबको भी बड़ा मंच मिलेगा। अब आप देखिए ये सब क्या होगा, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, पायनियर, नबार टाइम, सबकी बात करेंगे। बड़ा मंच पेशकश में वेव्स 2025 की अगर बात की जाए, प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन दिया और संबोधन की जो बड़ी बातें थी लगातार हमने आपको बताई। हमारे साथ यहाँ पर खास मेहमान जो हैं वो जुड़े हुए हैं, और खासतौर से अगर जब हम बात करते हैं कि किस तरीके से भारत की जो भूमिका है हर एक क्षेत्र में बढ़ती हुई नजर आ रही है, और वही स्थिति जो है उसकी बानगी ही जो है कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के संबोधन में भी नजर आई। काशी देखिए बिल्कुल जो उन्होंने बात की, सबसे बड़ी बात की, कितना खुला आसमान है सबके लिए। जो पहले एक तरह से कैद थे, उनको इतना मुश्किल था अपना छोटा सा प्रोजेक्ट आगे लाने में, कितनी मुश्किलें होती थी, कितनी दिक्कतें होती थी। अब उन्होंने बताया कि खुला आसमान है, और वही जिस तरह हम बात कर रहे थे अर्थव्यवस्था की और एक इस तरह बड़ा मंच देने की, हमारे पास खजाना है इस सब चीज़ के लिए, पुराने से पुराना खजाने की कोई कमी नहीं है, कंटेंट की कोई कमी नहीं है। तो ये सब बातें प्रधानमंत्री ने कहकर, और ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा, बराबर चलता रहेगा, ये सब कहकर बता दिया है कि ये सिलसिला आगे भी चलेगा और कोई दिक्कत नहीं रहेगी, और सब लोगों के लिए बहुत सुगम हो जाएगा। जितना मुश्किल था एक रचनात्मक लोगों के लिए, नई प्रतिभाओं के लिए, युवाओं के लिए, जिनके पास कंटेंट थे, पहले देखते थे इतनी फिल्में बन के आप भी सुनते होंगे बक्से में बंद हो जाती थी, रिलीज नहीं हो पाती थी। कई फिल्में 10 रील बनी, 5 रील बनी, 4 रील बनी, फिर रुक जाती थी। तो अब ये जो इस तरह के प्लेटफॉर्म आएंगे, इससे, या कई बार बनती थी तो थिएटर नहीं मिल पाते थे, तो ये जो वेव्स का प्लेटफॉर्म है, और जिस तरह प्रधानमंत्री ने एक एक चीज़ को पूरी तरह साफ करके बताया, वो दर्शाता है कि अब जो है युवाओं को कोई दिक्कत नहीं है, अपना निश्चिंत होकर वो अपना कोई भी प्रोजेक्ट बनाए, कोई भी चीज़ बनाए, जो कला में, संस्कृति में, सिनेमा में, पॉडकास्ट में, तो टीवी में, कुछ भी बनाए, एनिमेशन बनाए, कॉमिक्स करें, गेमिंग में करें, तो उनके लिए काम करें। अपना पूरा जो उनका ध्यान है, जो कंसंट्रेशन है, वो सिर्फ प्रोजेक्ट पर लगाएं। आगे उनके लिए खुला आसमान है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो बात बहुत बड़ी कही है, इसका संदेश दूर दूर तक जाता है, बहुत दूर दूर संदेश जाएगा और लोगों में उत्साह बनेगा। और जो लोग अभी तक इसको नहीं जान पाए, हालांकि देखिए जो इसकी 32 प्रतियोगिता हुई, इसके अंदर 1100 लोग बाहर से आए, कुल लगभग 1,90,000 के करीब इसके अंदर लोगों ने हिस्सा लिया, तो ये भी कम बात नहीं है। लेकिन अब तो और भी इसका संदेश दूर दूर तक जाएगा, और जिन लोगों को अभी तक इस प्लेटफॉर्म के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, या जो इसको लेकर असमंजस में थे कि क्या है, लोगों को काफ़ी कुछ समझ नहीं आ रहा था, आम आदमी को। हमारी बात हो रही थी, मैं लगातार वेव्स पर लिख रहा हूँ, तो मैं कई लोगों से पूछता था तो कहते हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या, ये कोई OTT प्लेटफॉर्म है, इसमें सिनेमा आएगा, कोई वेब सीरीज आएगी, क्या आएगा। लेकिन अब बता दिया है सबको कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्रतिभाओं के लिए बहुत बड़े दरवाजे खोल चुका है, और उसका कोई इतना बड़ा मार्ग है कि कहीं से कहीं पहुँच सकते हैं, नए नए शिखर छुएंगे, ये सब बताता है। जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। यहाँ रुक रहे हैं हम एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी चर्चा के सिलसिले को जारी रखेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात की ऑरेंज इकोनॉमी के उदय काल की, उसके बारे में आपसे ज़्यादा जानकारी लेंगे विस्तार से के साथ। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए DD न्यूज़। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। लगातार हम यह चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपने संबोधन में बातें कही, और प्रधानमंत्री ने गर्व के साथ बताया कि वेव्स प्लेटफॉर्म जो कभी एक दूरदर्शी सपना था, आज साकार होकर एक नए युग की शुरुआत कर रहा है, जो भारतीय और वैश्विक मनोरंजन उद्योग के लिए आकाश में उगते सूरज की तरह दमक रहा है। कई लोग बैठे जिन्होंने गांधी 150 के समय 2-2, 3-3 मिनट के
अपने वीडियोज बनाए थे, गांधी जी के विचारों को आगे बढ़ाया था। भारत और दुनिया भर के क्रिएटिव वर्ल्ड की ताकत मिलकर क्या कमाल कर सकती है, इसकी एक झलक हम सब देख चुके हैं। आज उसी समय की कल्पना हकीकत बनकर वेव्स के रूप में जमीन पर उतरी है। साथियों, जैसे नया सूरज उगते ही आकाश को रंग देता है, वैसे ही ये समिट अपने पहले पल से ही चमकने लगी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जियो कन्वेंशन सेंटर से वेव्स समिट 2025 पर कई बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जब सूरज उगता है तो अंधेरा मिटता है और आकाश में नए रंग आते हैं, बिखरते हैं, ऐसे ही वेव्स खूबसूरत लहरों के साथ हमारे सामने और आने वाले समय में इसका और विस्तार होने वाला है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑरेंज इकोनॉमी की भी बात की कि क्रिएटिविटी, कंटेंट और कल्चर का जब समागम होगा तो ऑरेंज इकोनॉमी का भी उदय काल होगा। इसी के साथ वेव समिट 2025 की इस खास प्रस्तुति में इतना ही। चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, आपका भी। यदि आपको ये हमारा एपिसोड अच्छा लगा हो, इसको लाइक करें, इस पर कमेंट्स करें, इसको शेयर भी करें, और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।